हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो मात्र 3 से 4 दिनों का दोस्तों और आपके पास समय बचा हुआ है। दोस्तों आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, बिलीव अपने अंदर रखना है, दोस्तों विश्वास रखना है कि आप ही इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस दोस्तों अपने ऊपर बिलीव रखिएगा एग्ज़ाम हॉल में जाते समय, और जब आपको पेपर मिलेगा दोस्तों तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने अंदर पेशेंस रख लेंगे दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रहेगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सीटेट एग्ज़ाम इस बार का क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों इंग्लिश में एक कोटेशन, एक कहावत है कि थिंक पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव। अगर आप दोस्तों सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सकारात्मक चीज़ें होती हैं। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान और नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, इन 3 से 4 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास में दोस्तों जो लोग दोस्तों इस बार पेपर 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, उनके लिए दोस्तों हम आपको सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन की इस क्लास में दोस्तों फिर से एक बार 40 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने वाले हैं, और देखते हैं दोस्तों इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं। इस टेस्ट को दोस्तों कंप्लीट दीजिए, पूरा कंप्लीट दीजिए दोस्तों, और देखिए कि 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है दोस्तों कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दोस्तों दिए गए हैं। पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा दोस्तों, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करना था। आपको दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन आपके सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न रहा आपके सामने। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। टेस्ट का दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपके सामने। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नहीं वाले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से आपको पढ़ना है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी या लौह। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लौह। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक दोस्तों लौह धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से आरंभ हुआ। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन दोस्तों किस या किन कारणों से आरंभ हुआ। पहला है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है दोस्तों कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा दोस्तों, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक स्टेटमेंट सही है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का ये रहा, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, हायर मतलब दोस्तों एजुकेटेड था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेरशाह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलबन। बलबन दोस्तों उच्च शिक्षित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। भक्ति आंदोलन का दोस्तों प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका नागार्जुन। नागार्जुन दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था दोस्तों। बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक। यानी दिल्ली के फिरोज तुगलक सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। धर्मपाल, गोपाल या देवपाल या महिपाल। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा धर्मपाल। यानी कि दोस्तों विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के
जो है धर्मपाल शासक ने की। अगला प्रश्न दोस्तों है कि औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया? विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोन्सोराट, पीटर मंडी। कौन दोस्तों भारत आया था? जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग बताएं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटर मंडी। पीटर मंडी दोस्तों भारत आया। अगला प्रश्न दोस्तों है मौखरी शासकों की राजधानी थी? थानेश्वर, थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था किस अधिवेशन में? सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में दोस्तों पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की? पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि किस लिए किया दोस्तों? चार ऑप्शन आपके पास है, इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ये रहा दोस्तों प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी और यहाँ लेखक है, यहाँ पे उनकी कृतियाँ हैं दोस्तों दी गई हैं। ठीक है, मैच करना है दोस्तों, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों आनंद मठ हो जाएगा। उसके बाद माइकल मधुसूदन दास आपका कैप्टिव लेडी, ये हो जाएगा इनका कृति। उसके बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, इनकी कृति है। सरोजिनी नायडू को द ब्रोकन विंग्स है। इस तरह से देखा जाए तो सीक्वेंस में खुद ही दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ संबंधित थी। उसके बाद आपका लखनऊ जो बेगम हजरत महल है, ठीक है, यहाँ से इनके संबंधित था इनसे। कानपुर आपका अजीमुल्ला खां। तो यहाँ देखिए दोस्तों ए का फोर्थ कहाँ पे दिया गया है? अच्छा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आगे चेक कर लेते हैं। लखनऊ का थर्ड हो जाएगा। बेगम हजरत महल का हजरत महल यहाँ इनसे संबंधित है, तो थर्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। दोस्तों इनको जो है कि सीक्वेंस व्यवस्थित करना है क्रम से। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन तक पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्रवाई प्रारंभ करना, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन का बहिष्कार करना। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे पहले जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन का बहिष्कार करना सबसे पहले चौथा हो जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्रवाई प्रारंभ करना तीसरा हो जाएगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन का पहुंचना और अंतिम सरकार, यानी कि खुद ये दोस्तों नीचे से देखा जाए तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। तो 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा दिया है दोस्तों युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा दिया है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। दोस्तों इस पे विचार करना, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, न तो फर्स्ट, न तो सेकंड, न तो थर्ड। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी का सबसे बड़ा दोस्तों प्रोडक्शन होता है यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा अनुषंगी नगर है? अनुषंगी नगर दोस्तों आप बताना, आपका मुरादाबाद है, हैदराबाद है, गाजियाबाद है या अहमदाबाद है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद दोस्तों अनुषंगी नगर है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्नों का आप सही आंसर दे पाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों बताना आपको है, बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं, केवल जन्म दर घटी, मृत्यु दर नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है कहाँ पे दोस्तों? असम में, त्रिपुरा में, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में दोस्तों सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा गुजरात। गुजरात में दोस्तों सर्वाधिक तटरेखा है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भाबर। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भाबर। उत्तर भारत में दोस्तों उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को दोस्तों भाबर कहा जाता है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है दोस्तों पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में, गोवा में। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो दोस्तों सही हो जाएगा कश्मीर में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है? फ्रांस है, इटली है दोस्तों, स्पेन है, जापान है। कहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा मदिरा का बृहद उत्पादन होता है, प्रोडक्शन? इसका सही आंसर दोस्तों बताना है फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोटधारी वनों में, मानसून वनों में, सवाना वनों में, विश्वतीय वनों में। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटधारी वनों में। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में किस राज्य में वनों का उच्चतम प्रतिशत पाया गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों वनों का उच्चतम प्रतिशत पाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात से, कोलुरु आंध्र प्रदेश या पुलिकट केरल। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कोलुरु आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सरसों। सरसों दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता द्वारा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर द्वारा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? 1967 में, 1971 में, 1968 में, 1972 में। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1968 में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 20। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद होगा इसमें से। राइट आंसर जल्दी से दोस्तों आप बताएं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 20। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? वीपी सिंह, आर वेंकटरमण, वाई बी चौहान, प्रणब मुखर्जी। कौन दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री रहे? जल्दी से आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों ये सभी लोग दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिकों प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। पूछा गया दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों एक, करो और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखे में, भारत की संचित निधि में, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों ये जमा होता है भारत की संचित निधि में। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा इसमें से शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी जाएगी। दूसरा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भर के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु जो है दोस्तों 25 वर्ष से कम हो। ठीक है, 25 वर्ष से कम हो। दोस्तों बताइए भारत संविधान में यह उपबंध है, क्या उपबंध है दोस्तों? 2 स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा दोस्तों केवल स्टेटमेंट 2 सही है, फर्स्ट आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों केवल 2 दिया है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर बताएंगे। भारतीय संघ के किस राज्य में शासन ने एक निजी सैनिक संघ सलवार जुडूम को प्रोत्साहन दिया और जिसके द्वारा इस कार्य को सर्वोच्च न्यायालय में ने अवैध ठहराया? सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में दोस्तों आपको जो है एसएसटी में सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराया। देख इनमें कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।